हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में डीपली रिसर्च किया जाता है, उसके बारे में डीपली स्टडी किया जाता है और फिर हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और यदि इन्वेस्ट करने लायक है भी तो किस प्राइस में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग को वहां से डाउनसाइड का जो चांसेस है वो कम हो जाए और अपसाइड का पोटेंशियल काफी ज्यादा हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है केईसी इंटरनेशनल। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में काफी बड़ी कंपनी है और आरपीजी ग्रुप की कंपनी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपनीज केईसी इंटरनेशनल, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड इज प्राइमरीली इंगेज्ड इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईपीसी बिजनेस बोलते हैं। यानी ईपीसी बिजनेस में क्या होता है, इंजीनियरिंग भी आप ही करिए, जो भी सामान मटेरियल जो भी चाहिए आप ही लेके आइए और इसको कंस्ट्रक्ट करके पूरा काम भी कंप्लीट आप करिए। यानी एक तरह से इनको ठेके पे काम दे दिया जाता है कि भैया सब कुछ आप ही को करना है, आप हमसे कितना लोगे बता दो। दैट इज इन शॉर्ट ईपीसी बिजनेस। रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ईपीसी काम किसमें करते हैं, रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, सिस्टम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लोग ईपीसी का काम पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, रेलवेज के लिए करते हैं और भी छोटा छोटा अलग अलग बहुत सारा इनका ईपीसी बिजनेस है। तो इससे पहले कि हम कंप्लीट डिटेल में जाएं बिजनेस के, पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि बिजनेस के नंबर्स कैसे हैं, क्या ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अगर अभी ओवर वैल्यूड है तो क्या राइट प्राइस में इसमें हम लोग को एंटर करना चाहिए। सब कुछ डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग बिजनेस को डीपली एनालाइज करेंगे। तो करेंटली अगर मैं बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 11,200 करोड़ के आसपास है। करंटली 435 रुपए पे ट्रेड कर रही है कंपनी। ऊपर 52 वीक हाई 550 रुपया गया था, तो वहां से अगेन एक रीजनेबल करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है और 52 वीक लो 345 रुपया का बनाया है। करंटली स्टॉक 33 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो 33 के पी पे ट्रेड करना एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए थोड़ा ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो करंटली जिस प्राइस पे है और जैसा वैल्यूएशन है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू का बात करूं तो 141 का बुक वैल्यू है, तो प्राइस टू बुक इज वेरी हाई। 3 पॉइंट समथिंग का प्राइस टू बुक बनता है, 3.09 का प्राइस टू बुक हो गया। अगर मैं मार्केट कैप टू सेल्स का बात करूं तो 0.77 है, तो मार्केट कैप टू सेल्स इज ओके, नॉट बैड, वहां पर वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड देखें तो 14% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10% का है। तो ये नंबर्स कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर्स नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देने वाला ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है। फिर सेल्स का बात करें तो सेल्स अच्छा है, पूरे साल में 14,520 करोड़ का सेल कंपनी ने किया है, तो दिस नंबर इज क्वाइट गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ओनली 6.28%, तो थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड है। ठीक है, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि कम से कम 8% 9% का मार्जिन होना चाहिए था। डेट इक्विटी 0.85, तो दैट इज ओके। डेट जो है 3,000 करोड़ का डेट है कंपनी में, तो वो समझना पड़ेगा कि डेट किस वजह से है, क्या कोई एक्सपेंशन चल रहा है या कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं हम लोग। तो अगर चार्ट वाइज में बात करूं तो कंपनी के चार्ट में क्या चीज इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि ये बीच में बहुत ऊपर गया था, ये ऊपर से एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ और शेयर प्राइस 380 390 के रेंज में गया। वहां से फिर और नीचे जाके 350 60 के रेंज में आया। अब धीरे 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 ये दोबारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर दोबारा से एक जोर का करेक्शन इसमें आया। अब ये यहाँ पर काफी कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट एक महीने के आसपास कंसोलिडेट करके अब जाके इसमें थोड़ा सा छलांग लगा। तो अच्छा खासा जो टाइम का करेक्शन होना चाहिए था, जो प्राइस में करेक्शन होना चाहिए था, चार्ट बता रहा है कि वो हो चुका और एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने अपना 50 और 200 डीएमए को ब्रेक किया, मतलब ब्रेक करके ऊपर आया। तो जब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 50 और 200 डीएमए को क्रॉस करके ऊपर आता है, तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन होता है कि बिजनेस में स्ट्रेंथ है, स्टॉक प्राइस में भी स्ट्रेंथ है। तो वो चीज हम लोग को चार्ट में नजर आ रहा है।
पीयर कंपैरिजन अगर करूं तो केईसी इंटरनेशनल अपने ग्रुप में लाइक इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है, तो इसको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। तो केईसी इंटरनेशनल को पी कितना का मिल रहा है, 33 का पी मिल रहा है, जबकि कल्पतरू पावर को 16 का पी मिल रहा है। अब कल्पतरू पावर को 16 का पी क्यों मिल रहा है? क्योंकि कल्पतरू पावर इज ओनली इनटू पावर बिजनेस, जहां तक मुझे पता है, मैंने इसको डीपली बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है, पर जहां तक मुझे पता है ये मेनली पावर बिजनेस में। जबकि केईसी इंटरनेशनल आज के डेट में सिर्फ पावर में नहीं रही, अब ये लोग पावर के अलावा भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, और अब तो रिसेंटली वो कुछ ऐसा एक्टिविटीज कर रही है कि वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल कंपनी बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं। तो आगे चल के दिख रहा है कि कंपनी अपने आप को काफी अच्छे तरीके से डेवलप कर रही है। क्वार्टरली नंबर्स देखें तो अभी क्वार्टरली नंबर्स जो आया है जून में, इनका सेल्स आया है 3318 करोड़। अब जून टू जून कंपैरिजन अगर करूं तो पिछला जून में ये था 2540 करोड़, उसके पहले वाले जून में 2200 करोड़ था, तो वो तो लॉकडाउन था, तो थोड़ा सा हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। प्री कोविड लेवल का अगर मैं जून में जाके डिस्कस करूं तो भी 2400 करोड़ का सेल था। तो प्री कोविड में 2400 करोड़ का था, अभी 3300 करोड़ का है, तो वहां भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करूं तो 251 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, अभी यहां पर 168 हो गया। यानी प्रॉफिट के टर्म्स में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, भले ही रिवेन्यू इतना बढ़ गया हो, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का डाउन हुआ। यानी 10% का मार्जिन कमाने वाली कंपनी का मार्जिन गिर के 5% हो गया है, और ये कभी भी बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता। यानी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट आधा हो गया, ऑलमोस्ट आधा क्या, एग्जैक्टली आधा हो गया। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस मार्जिन में हमें कंपनी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो हमें मैनेजमेंट का बात सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों ये मार्जिन डाउन है, तब हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैनेजमेंट का जब मैंने इंटरव्यूज देखा या जो पढ़ा मैंने मैनेजमेंट के बारे में, तो उनका कहना है कि ये जो मार्जिन डिप हुआ है उसके पीछे तीन कारण। पहला, इनका अगर रॉ मटेरियल का मैं बात करूं तो मेनली स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर इनके मेजर रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल का दाम जो है आसमान छूने लगा है, और उसके वजह से क्या हुआ था कि इनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बहुत बढ़ गया, और ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज में भी, जिस तरह के नंबर से उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस वेरिएशन क्लॉज नहीं है। तो ये लोग जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा उसका उतना वो लोग पास ऑन नहीं कर पाए, पहला चीज। दूसरा चीज है फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ गया। तो इनका रॉ मटेरियल में भी ये लोग थोड़ा बहुत इंपोर्ट करते होंगे, और इनको जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है उसमें इनको पावर का रिक्वायरमेंट बहुत होता है, तो पावर का प्राइसेस बढ़ गया, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया। फ्रेट क्यों बढ़ गया? इनको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग लोकेशंस पे जाना पड़ता है, तो वहां पर लोकेशन में ट्रैवलिंग की वजह से या कुछ इंपोर्ट करते हैं वहां से फ्रेट का खर्चा काफी बढ़ गया। तो वहां पर क्या हुआ, इनके जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये लोग पास ऑन नहीं कर पाए, तो मार्जिन गिर गए। फिर इंटरेस्ट का बात करें तो 80 करोड़ का क्वार्टरली इंटरेस्ट जाता था, अब धीरे धीरे बढ़ के 100 करोड़ का क्वार्टरली इंटरेस्ट हो गया, तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी धीरे धीरे बढ़ गया। तो उस वजह से जो नेट प्रॉफिट 89 करोड़ का हुआ करता था वो एकदम से गिर के 31 करोड़ हो गया। तो ये तो बहुत ही खराब अगर नंबर्स देखें। बट अगर मैं बात करूं मार्च का, तो 112 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च में। अगर मैं दिसंबर का बात करूं तो 94 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर में। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर मैं मार्च का बोलूं तो मार्च का ये अच्छा दिख रहा है, पर एक्चुअली उतना अच्छा प्रॉफिट है नहीं मार्च में भी, क्योंकि मार्च में इसमें इन्होंने देखिए सिर्फ 5% का टैक्स पेमेंट किया, जबकि टेक्निकली दे शुड पे 25% टैक्स। तो 5% का क्योंकि टैक्स पे किया इसीलिए नंबर अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसको भी 25% कैलकुलेट कर दूं तो 120 करोड़ में मान लो अगर 30 करोड़ इन्होंने दे दिया, तो ये भी सिर्फ 90 करोड़ का एग्जैक्टली प्रॉफिट आएगा। तो ये जो 112 करोड़ दिख रहा है इसको देख के भी हम लोग को खुश नहीं होना है। तो ऑल इन ऑल पूरे साल हम लोग देख रहे हैं कि नंबर्स आर वीक। तो ये चीज थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर जा रहा है कि नंबर्स ऑलमोस्ट 3-4 क्वार्टर से ही खराब। अब ये नंबर क्यों खराब है, इनका एक्सपेंसेस देखते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट जो 46% हुआ करता था, अभी यहां पर देखो मटेरियल कॉस्ट 39% है। इनफैक्ट मटेरियल कॉस्ट तो यहां पर कम होता हुआ दिख रहा है, पर इंप्लॉय कॉस्ट जो है वो 7% से बढ़ के 10% हो गया। तो इंप्लॉय कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल का कॉस्ट भी इनका बढ़ा ही है। यहाँ पे 40% दिखा रहा है, तो मटेरियल कॉस्ट ऑल इन ऑल एवरेज बेसिस पे तो ऐसा कोई खराब नहीं है मटेरियल कॉस्ट। तो अदर एक्सपेंसेस इनके कुछ बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्या है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका डाउन हुआ है। पूरे साल का अगर मैं बात करूं तो पूरे साल में इन्होंने 13,700 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 7% का ऑपरेटिंग मार्जिन किया है, एंड ऑल इन ऑल 332 करोड़ का बॉटम लाइन हुआ है। अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो पूरे साल में 13 रुपया का ईपीएस किया है, जबकि पिछले साल ये 21.5 रुपया था, उसके पहले ये 22 रुपया था। ठीक है, तो पूरे कोविड वाले ईयर में जहां पर कोविड ने इतना कोहराम मचा रखा था, वहां भी 21 रुपया 50 पैसा था। तो अभी एकदम वहां से आधा होना ये कोई भी अच्छा साइन कंपनी के लिए नहीं है। सेल्स ग्रोथ का बात करें तो साल भर में 8% का ग्रोथ आया, पिछले 3 साल में भी 8% के कैगर से कंपनी ग्रो की है, 5 साल में 10% के कैगर से। प्रॉफिट में देखिए तो प्रॉफिट डाउन ही हुआ है, चाहे आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स ले लीजिए, चाहे आप 3 इयर्स का कैगर ले लो, 5 साल के कैगर में भी खाली 2% से प्रॉफिट ग्रो हुआ। तो ये सारे नंबर्स तो सब कुछ नेगेटिव बता रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि फिर मैंने इस पे स्टडी क्यों किया, क्यों मैंने इस पे वीडियो बनाने का सोचा भी। इसलिए सोचा क्योंकि हम लोग को कंपनी का बिजनेस मॉडल डेफिनेटली दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी का जो पेडिग्री है वो बहुत अच्छा है। अभी हो सकता है कि 1 साल से या 1.5 साल से परफॉर्मेंस खराब है, और वही वजह है कि हम लोग को ये करेक्टेड प्राइस में मिल रहा है। क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइस और करेक्ट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अभी भी वैल्यूएशन महंगा है, बट प्राइस जब करेक्ट होंगे तो कितने करेक्ट होने पे हम लोग को इसमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो डिसीजन आपको कैसे मिलेगा? जब आप इसके बिजनेस को समझेंगे। अगर आप बिजनेस को समझेंगे ही नहीं तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये खराब है। हो सकता है कल कोई आपको टिप दे कि कहीं से इंटरनेशनल में एक न्यूज आया है, ले लो, आप झट से ले लेंगे। क्यों? आपने स्टडी नहीं किया है कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में आप डीपली स्टडी करेंगे तब तो पता चलेगा ना इसमें खराब क्या है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो अगर कुछ खराब भी है तो भी इस पे वीडियो बनाया जाए, ताकि एटलीस्ट नॉलेज में रहे कि इसमें क्या खराबी है, और खराबी आगे चल के कैसे खत्म हो सकता है, कैसे मिट सकता है। और जब वो खराबी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा ना, ऑटोमेटिकली इसके शेयर के प्राइस बढ़ने लगेंगे। तो नॉलेज एज एन इन्वेस्टर हम लोग को नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग उसको कैश इन कर पाए। अगर हम सोचेंगे अभी ये डिसाइड कर लेंगे अरे तो बहुत महंगा है, छोड़ो इसको, क्यों वीडियो देखना ही क्यों है, क्यों इसको स्टडी करना है, तो क्या होगा, आप ये जो नॉलेज आपको मिलेगा ना वीडियो देखने के बाद, आप वो नहीं ले पाएंगे। तो कल को अगर इसका प्राइस बहुत ज्यादा करेक्ट हो भी जाता है और आपको एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है, तो भी आपके अंदर से कन्विक्शन नहीं आएगा इसमें इन्वेस्ट करने का। एंड आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। क्यों? आपने इस कंपनी को समझा ही नहीं, इसके बिजनेस को समझा ही नहीं, तो कन्विक्शन आपका डेवलप ही कैसे होगा? कन्विक्शन आता है नॉलेज से, और नॉलेज आता है जब हम लोग किसी चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, कंपनी के बारे में नॉलेज पूरा रखिए, ताकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इसमें हमें इन्वेस्ट करना है। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है और अच्छा खासा करेक्शन मिलता है, तो उस टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना आई थिंक सही समय रहेगा। बैलेंस शीट को स्टडी करें तो इनका रिजर्व जो है 3,570 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। बोरोइंग्स 3,065 करोड़ है। तो 2,000 करोड़ का जो बोरोइंग्स था वो बढ़ के 3,000 करोड़ हो गया, तो 1,000 करोड़ इनका बोरोइंग्स में बढ़ गया। तो बोरोइंग्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, 393 करोड़ है। मेन जो 2,500 करोड़ का बोरोइंग है वो इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग को लेके मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है, क्या मैनेजमेंट बोलना चाहती है, उसको हम लोग समझेंगे बाद में। कैश फ्लो का बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज नेगेटिव, तो ये देखते ही मेरे को टेक्निकली खराब लगता है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन आई वांट ऑलवेज वांट टू सी पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो इसमें सोचना पड़ेगा कि किस लिए नेगेटिव है। इन्वेंट्री में आपका 213 करोड़ रुपया फंस गया, रिसीवेबल्स आपके पास सिर्फ 8 करोड़ है, आपने अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स में 1,400 करोड़ रुपया लगा दिया ना। व्हाट इज दिस अदर वर्किंग कैपिटल आइटम? तो यहां पर अदर वर्किंग कैपिटल आइटम का मतलब होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें आपने पैसा लगाया है। तो जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना, तब वो पैसा आपका वहां से रियलाइज होगा। तो जो इनका शॉर्ट टर्म डेट यहां पर दिख रहा है, ये शॉर्ट टर्म डेट इज बेसिकली अ वर्किंग कैपिटल डेट। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे, पैसा रियलाइज होते जाएगा, वैसे वैसे ये डेट नंबर्स आगे चल के कम होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 52% होल्डिंग है। प्रमोटर भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होल्डिंग बढ़ाया है अपना। फॉरेन इन्वेस्टर का बात करें तो 12.17% होल्डिंग है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बात करूं तो उन्होंने भी इस क्वार्टर में अपना होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाया है, यानी अभी जो करेक्शन आया है उसका इन्होंने फायदा उठाया है।
और पब्लिक के पास से देखिए धीरे धीरे होल्डिंग कम होते जा रहा है। कहाँ पब्लिक के पास 12.5% होल्डिंग हुआ करता था, वो घटते घटते अब 9.5% रह गया। तो जब भी पब्लिक के पास से शेयर होल्डिंग कम होते चला जाए, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर के पास होल्डिंग बढ़ते जा रहा है, यानी अंदर में कुछ ऐसा इसके बिजनेस में इतना अच्छा हो रहा है जो शायद हम लोग इस नंबर्स में नहीं देख पा रहे। और रिटेल इन्वेस्टर्स लोग जो थोड़ा बहुत रिसर्च जानते भी है ना, वो यही धोखा खाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस आ गया या टेक्निकल एनालिसिस आ गया, दैट इज एनफ। नहीं, दिस इज नॉट एनफ। फंडामेंटल एनालिसिस आर नंबर्स, टेक्निकल एनालिसिस इज चार्ट, पर बोथ नंबर्स एंड चार्ट्स आर डिपेंडेंट अपॉन बिजनेस। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको बहुत अच्छा आए या नहीं आए, टेक्निकल आए या नहीं आए, बिजनेस एनालिसिस, अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्टर बनना है, तो बिजनेस एनालिसिस आपको आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी नंबर्स आगे चल के बनेगा या जो भी चार्ट आगे चल के बनेगा, सब बिजनेस पे डिपेंडेंट। तो आपको अगर बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं और नंबर्स को देख के खाली आप डिसीजन बना लेंगे कि ये कंपनी खराब है, ओवर वैल्यूड है, नंबर्स खराब हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर नंबर्स खराब हो रहे हैं तो क्यों प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया? क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना 11% से ऑलमोस्ट 12.25% किया? क्यों क्यों यहाँ पर है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी होल्डिंग अपना ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं? क्यों पब्लिक, हम लोग कॉमन इन्वेस्टर के हाथ से शेयर छूटते जा रहे हैं? क्या कारण है अगर सब कुछ नंबर्स में खराब है? आपने सोचा कभी? क्या होता है, हम लोग इन डेप्थ नहीं सोचते हैं तो वहां फंस जाते हैं। हम लोग खाली नंबर्स थोड़ा सा देख लेंगे, खराब लगेगा और छोड़ देंगे। और यही हो रहा है कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर शेयर छोड़े जा रहे हैं अपना हाथ से, और यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स लोग अपने हाथ में शेयर लिए जा रहे हैं। और फिर क्या होगा, फिर बिजनेस में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो हम लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बिजनेस को तो एनालाइज करते नहीं है ज्यादा। तो वहां पर क्या होगा कि हम लोग के हाथ से जब शेयर छूट जाएगा, पूरा हाथ से निकल जाएगा, तब आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद नंबर्स ऐसा शूटअप करता हुआ दिखेगा, अच्छा आता हुआ दिखेगा, कि हम लोग सोचेंगे अरे ये क्या हो गया। ठीक है। क्यों हम लोग फ्यूचर के नंबर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस को समझा ही नहीं, बिजनेस के मॉडल को जाना ही नहीं। इसीलिए मेरा हर वीडियो में यही कोशिश रहता है कि आपको बिजनेस के बारे में डीपली पूरा एनालाइज करूं, बिजनेस के बारे में पूरा इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करूं, ताकि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाए कि ठीक है, पास्ट में जो भी नंबर्स खराब हुए, हो ना था हो गया। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पास्ट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या और खराब होगा, या फ्यूचर में चीज यहां से बेहतर होगा, तो वही चीज एज एन इन्वेस्टर हम लोग को बिजनेस को स्टडी करके फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और डीपली स्टडी करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, और समझते हैं कि कंपनी क्या काम कर रही है और इसका बिजनेस क्या है। तो कंपनी क्या है? कंपनी देखिए, ये पावर के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनका मेन काम था। उसके बाद धीरे धीरे अभी ये लोग अपने बिजनेस को काफी डाइवर्सिफाई कर लिया। ये रेलवेज के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, केबल्स मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है, सोलर के पैनल्स भी बनाते हैं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम करते हैं, एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का भी ये लोग पाइपलाइन बिछाने का काम करते हैं। अगर इनका पेडिग्री का बात करूं, तो 7 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को इस तरह के बिजनेस का। 110 कंट्री में इनका प्रेजेंस है, और करेंटली इनके 30 कंट्री में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 290 प्लस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर कोई कंपनी के पास 290 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके लिए अगर उनको वर्किंग कैपिटल लेना पड़ गया अगर 1000-1200 करोड़, तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप ये भी देखिए कि कितना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, 290 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है कंपनी के, 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और 9000 प्लस एम्प्लॉइज है। किस किस सेक्टर में है? जैसा मैंने बताया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज में ये लोग क्या काम करते हैं? रेलवे का ट्रैक्स बिछाने का काम करते हैं। फिर रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका भी काम करते हैं। रेलवे ट्रैक्स को जो पोर्ट है उससे कनेक्ट करने का काम करते हैं, और ये सब का इंपॉर्टेंस मैं आगे चल के समझाऊंगा। सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अर्बन इंफ्रा मतलब इस तरह के ब्रिजेस बनाना हुआ, या और भी कुछ फ्लाईओवर्स और ये सब बनाना हुआ, उसका काम करते हैं। केबल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सोलर पैनल्स लगाने का काम करते हैं। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहां पर कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज होता है, उस पे भी काम करते हैं। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का भी ये लोग काम करते हैं। इनका स्ट्रैटेजी क्या रहा है? इनका स्ट्रैटेजी रहा है कि हम लोग सिनर्जेटिक डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे? नए नए बिजनेस को अक्वायर करके हम लोग अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे। सस्टेन्ड फोकस ऑन नॉर्थ स्टार गोल ऑफ अहेड ऑफ टाइम और कस्टमर, ये सब तो डायलॉग बाजी है, देखिए फालतू बात है। ये अल्टीमेटली व्हाट दे वांट कि हम जो भी काम करें हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए।
embedding sustainable practice towards environment, safety and governance, consistent focus on revenue, profitability and order book, concerted efforts on delivering and capital efficiency। तो ये सारा इनका स्ट्रैटेजी रहा है। अब ये समझते हैं इनका ओवर द पीरियड इनका ग्रोथ कैसे आया है या इनका इवोल्यूशन बिजनेस का कैसे हुआ है। तो 1945 में ये कंपनी जब स्टार्ट हुई तो ये लोग खाली पावर के ट्रांसमिशन का काम करते थे। 1982 में ये जो कंपनी है ये अक्वायर कर ली गई बाई आरपीजी ग्रुप। पहले ये आरपीजी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। फिर 1982 के बाद क्या हुआ, 2010 में आरपीजी केबल्स इन्होंने चालू किया, जो एससीई इनके एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि ब्राजील की कंपनी है। वहां पर केबल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम इन्होंने 2010 में स्टार्ट किया। उसके बाद बात करूं तो 2013 में क्या हुआ, तो 2013 में इन्होंने सब स्टेशंस लगाने का काम चालू किया। 2014 में इन लोग सोलर पैनल्स लगाने का काम स्टार्ट किए। 2016 में फिर इन्होंने सिविल कंस्ट्रक्शन में भी स्टार्ट किया और रेलवे का ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया। ओएचई का मतलब होता है ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, तो उस पर भी काम किया 2016 में। 2018 में ये लोग स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। 2019 में ये लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। जैसा मैंने बताया कि अर्बन में मेट्रो के प्रोजेक्ट ये लोग लेने लगे। फिर अर्बन में ये लोग फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बनाने का काम लेने लगे। ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। 2020 में इन्होंने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और एक्सपैंड किया और 2021 में इन्होंने एक्सपर इंफ्रा बोल के एक कंपनी को अक्वायर किया। तो स्पर इंफ्रा का क्या एडवांटेज है वो भी हम लोग आगे चल के अभी समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं इनका जो ग्रोथ क्या है। तो अगर 2016 से लेके 2022 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2016 में इनका रेवेन्यू हुआ करता था 8,710 करोड़, जो कि 2022 में बढ़ के 13,740 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू में एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट चीज है कि किस सेगमेंट से कितना ग्रोथ आ रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2016 में दे वेर बेसिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक है, तो ये लोग बेसिकली पावर्स के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम करते थे। तो 83% ऑफ द रेवेन्यू वहां से आता था। रेलवे से छोटा मोटा काम करते थे तो 2% रेवेन्यू आता था। केबल से 13% रेवेन्यू आता था और बाकी छोटे मोटे जगह से 2% का। अब देखें तो काफी डाइवर्सिफाई हो गया इनका रेवेन्यू। इनका रेवेन्यू अभी जो है वो रेलवे से 50% का रेवेन्यू आ रहा है। सॉरी, रेलवे बोल रहा हूँ, ट्रांसमिशन से, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 50% आ रहा है। 28% रेलवे से आ रहा है, तो रेलवे में काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सिविल कंस्ट्रक्शन से 14% आ रहा है, जो कि पहले इनके डिवीजन में था ही नहीं। 6% केबल से आ रहा है, तो इनका जो केबल्स वाला बिजनेस है उसमें दिक्कत हो रहा है। तो केबल्स वाला बिजनेस किसमें है, एसएई बोल के जो कंपनी अभी हम लोग ने देखा, जो ब्राजील की कंपनी है, जो इनकी सब्सिडरी है, उसके बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। जबकि केबल्स को अच्छा करना चाहिए। अभी जब 5G का बात पूरे दुनिया में हो रहा है, रूरल ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का बात हो रहा है, तो केबल्स का डिमांड तो बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। इनके नंबर्स खराब हो रहे हैं तो उस बिजनेस में थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रहा है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन से 1% ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है और अदर से 1% आ रहा है। तो बेसिकली ये डाइवर्सिफाई कैसे हो गया कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स 50% एंड नॉन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकम 50%। अब आता है इन लोगों ने जो दो कंपनी को टारगेट करके एक्वायर किया उससे इनको क्या बेनिफिट मिलता है, तो उसको समझते हैं हम लोग। तो यहां पर इन्होंने जो अक्वायर किया कंपनी को, तो पहला कंपनी ये लोग अक्वायर किए दुबई टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, ये जो पावर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ट्रांसमिशन करने के लिए इनको टावर चाहिए होता है। टावर नहीं होगा तो पावर को ट्रांसमिट कैसे करेंगे। तो वो टावर का मैन्युफैक्चरिंग ये लोग खुद ही अब घर में अपना खुद का करने लगे, जो कि पहले ये लोग शायद टावर किसी और से बनवाते थे। तो अब खुद का मैन्युफैक्चरिंग होने से क्या हो गया, इनको एडवांटेज मिल गया। तो अक्वायर्ड ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन मेनलैंड दुबई in FY20, ramped up its production capacity from 36,000 to 50,000 टन पर ईयर। यानी जब इन्होंने ये कंपनी को अक्वायर किया था 2020 में, उसका कैपेसिटी कितना था, 36,000 टन का, जो बढ़ के अब 50,000 हो गया। फिर यहां पर इनको 600 करोड़ का ऑलरेडी पिछले 18 महीने में ऑर्डर भी मिल चुका है। तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा बात है कि ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। और इस कंपनी के थ्रू ये लोग मीना कंट्री यानी मिडिल ईस्ट नेशंस को केटर करने का कोशिश करते हैं, वहां अपने बिजनेस को जमाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने जो अक्वायर किया केईसी स्पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ईपीसी कंपनी है,
वहां पर इनका प्रॉफिटेबल अगर मैं इस कंपनी का बात करूं तो कांडला गुजरात में इसका एक प्लांट है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एलपीजी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पे ये लोग काम करते हैं। तो एलपीजी अभी हम लोग क्या जानते हैं एलपीजी के बारे में कि वो सिलेंडर आता है और हमारे घर में वो सिलेंडर फिक्स करके जाता है। पर ये लोग अब किस काम में जा रहे हैं, एलपीजी का पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। तो एलपीजी का पाइपलाइन जब घर घर में चला जाएगा तो सिलेंडर के थ्रू ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दे हैव अक्वायर्ड दिस प्लांट। ये जो कंपनी अक्वायर हुआ है ये प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। इसका भी 600 करोड़ का हेल्दी ऑर्डर बुक है और करेंटली तो बोल रहे हैं 1000 करोड़ से भी ऊपर चला गया। और इस कंपनी के पास वो सारे क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट या अप्रूवल है जो कि एलपीजी पाइपलाइन बिछाने के लिए चाहिए होते हैं। तो एनुअल डोमेस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है एलपीजी पाइपलाइन बिछाने का जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये पूरे इंडिया में 6000 करोड़ का सालाना अपॉर्चुनिटी। सिक्योर्ड ऑर्डर इनटेक इनके पास 600 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर ऑलरेडी पोस्ट एक्विजिशन आ चुका है और अभी तो करंटली बोल रहा है 1000 करोड़ से भी ऊपर है। स्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल प्रेजेंस, और इंटरनेशनली भी इसके प्रेजेंस को बढ़ाने का कोशिश है। एग्जीक्यूशन का बात करें तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। दे हैव अ बिल्डिंग कैपेसिटी ऑन प्रीकास्ट। तो जैसे ये लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो वहां पर क्या है, ये लोग खुद ही प्रीकास्ट बनाते हैं। प्रीकास्ट क्या होता है, एक बना बनाया स्ट्रक्चर होता है जिसको ले जाके खाली वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। तो क्या कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होता है, तो वो ये लोग खुद ही करते हैं। फिर ड्रोन्स के थ्रू ये लोग इंस्पेक्शन करते हैं, तो बहुत लेबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ड्रोन्स के थ्रू इंस्पेक्शन होता है प्लांट का, यानी जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका। फॉर्मवर्क ए टेक्नोलॉजी इन रेसिडेंशियल 1 slab in 7 days। तो 7 दिन में एक स्लैब खड़ा कर देते हैं, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी इनके पास। डुअल वायरिंग इन रेलवे ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो ओवरहेड जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट होता है उसमें डुअल वायरिंग ये लोग करते हैं। डुअल वायरिंग क्या होता है, जब आप देखोगे अगर ध्यान से ना, तो मैं यहाँ थोड़ा सा ड्राइंग से आपको कोशिश करता हूँ, मैं वीडियो से भी फिर समझाने का कोशिश करूंगा आपको कि डुअल वायरिंग एक्चुअली क्या होता है। तो रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इस तरह से दो वायर जाते हैं और दो वायर को जो ज्वाइन करने के लिए एक लूप वायर या कुछ बोलते हैं वो होता है। तो नीचे वाला जो वायर होता है जिसके ऊपर एक्चुअली जो भी गाड़ी है वो ऐसे टच करके आगे जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर। और ये ऊपर वाला का नाम कुछ और है, दे आर कॉल्ड क्रिन। आई थिंक मेरे नाम नाम थोड़ा स्किप हो गया, इसको कुछ और वायर बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये जो डुअल वायरिंग है इसका काम ये लोग करते हैं। और सर्वे करने के लिए लोग हेलीकॉप्टर्स यूज करते हैं। तो इससे दिखता है कि इनका टेक्नोलॉजी कितना एडवांस्ड है। ईसीजी के ऊपर ये लोग काफी अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये तो इंडिविजुअली कंपनी जानती है, एज एन इन्वेस्टर हम लोग को कभी नहीं समझ में आएगा ये। नंबर्स के हिसाब से अगर बात करूं तो इनका अगर रेवेन्यू का कैगर देखो तो 11% के कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर मैं प्रॉफिट का भी बात करूं तो 17 से लेके 21 तक इनका प्रॉफिट अच्छा ही रहा है। देर इज अ ग्रोथ, खाली एक साल प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया। तो जो कंपनी इतने सालों से अच्छा पैसा बना के दे रही है, अगर एक साल किसी वजह से इनका नंबर्स खराब हो गया तो उसको पूरी तरह से नकार देना कंपनी को, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा गलत डिसीजन हो सकता है। ऑर्डर बुक आप देखो, 12,600 करोड़ का ऑर्डर बुक था जो आज बढ़ के ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हो गया। तो ऑर्डर बुक इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो ये सारे चीज बता रहे कि कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। हाँ, अभी रिजल्ट्स में जो है वो नंबर्स उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे, तो वो तो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी उतना अच्छा नंबर्स नजर नहीं आ रहा है। बट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी अच्छे हैं। सो दे आर डिलीवरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ अक्रॉस रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड ऑर्डर बुक। मैनेजमेंट का क्या बोलना है, ये बोल रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ 5% हुआ इन FY22 एंड 31% हुआ इन FY23। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 31% का रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों खराब हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्टेड ड्यू टू एसएई ब्राजील ईपीसी एंड इंक्रीज इन कमोडिटी एंड फ्रेट कॉस्ट। तो तीन कारण जो मैंने बताया कि इनका प्रॉफिट क्यों कम हुआ, जो एसएई जो इनका सब्सिडरी कंपनी ब्राजील में उसमें कुछ दिक्कत चल रहा है, उसके ईपीसी के जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है। और कमोडिटी का प्राइस इतना बढ़ गया, फ्रेट कॉस्ट इतना बढ़ गया, इस वजह से भी प्रॉफिट ये लोग मार्जिन में इनको दिक्कत आ रहा है। हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनटेक, ऑर्डर इनटेक का बात करें तो FY22 पूरे साल में 17,200 करोड़ का ऑर्डर इनके पास FY22 में आया है। और ये इतिहास में सबसे ज्यादा ऑर्डर पहली बार इनके पास आया है। तो ऑर्डर बुक में जो ग्रोथ आया है वो 45% का है। और अभी तक जो भी 4-5 महीना बीता है, 5 महीना 6 महीना, उसमें अभी तक 6,000 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर FY23 में आ चुका है। सो हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक अभी इनके पास ऑलरेडी है 17,200 करोड़ का। और इन्होंने 30,000 करोड़ का जो बिडिंग है उसमें L1 बीडर ऑलरेडी ये लोग हैं।
तो जनरली क्या होता है, L1 बिडर का मतलब होता है सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो बिडिंग इन्होंने किया है, तो आगे चल के एक्सपेक्टेड है कि जो ऑर्डर मिलेगा इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि दे आर L1 बिडर। तो 17,200 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, 30,000 करोड़ में का जो ऑर्डर है उसमें ये लोग L1 बिडर है, तो इसमें कितना ऑर्डर मटेरियलाइज होता है ये देखना होगा। बैलेंस शीट का अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग देखें तो वो भी कोई खराब नहीं है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो अगर आप देखो तो पहले 1.2 का हुआ करता था, वो आज 0.7 का है। हाँ, पिछले साल ये 0.5 था और भी अच्छा था, उससे थोड़ा सा सिचुएशन खराब हुआ, बट इट इज मैनेजेबल। इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा है, बट अगर रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो पहले इंटरेस्ट वाज 2.9% ऑफ रेवेन्यू, अभी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट इज 2.3% ऑफ रेवेन्यू। हाँ, अगेन पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, तो यहां पर चीजें में थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रहा है बिजनेस में। डेट को लेकर मैनेजमेंट ने क्या किया है, द डेट लेवल इज स्लाइटली एलिवेटेड करेंटली ओइंग टू फ्यू वन ऑफ रीजंस। तो बोल रहे कुछ वन ऑफ रीजंस की वजह से थोड़ा सा डेट हाई दिख रहा है, कॉन्फिडेंट ऑफ नॉर्मलाइजिंग इन सेकेंड हाफ ऑफ FY23। सेकेंड हाफ यानी अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स, यानी बोलने का मतलब है जो दिसंबर का रिजल्ट जब आएगा तो आप देखोगे डेट लेवल थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है। नवंबर दिसंबर के आसपास जब रिजल्ट, दिसंबर में रिजल्ट, जो दिसंबर का रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, जनवरी में आएगा, तो जनवरी वाले रिजल्ट में मैनेजमेंट का बोलना है कि चीज थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता हुआ हम लोग को दिख सकता है। आगे के आगे को लेके मैनेजमेंट का क्या बोलना है वो भी देखेंगे। बिजनेस हाईलाइट मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाह रही है कि ये लोग किस किस प्रोजेक्ट में है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये लोग मेट्रोज के प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, मेट्रोज के प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वाटर को पाइपलाइन बिछाने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या मतलब बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एंड हाइड्रोकार्बन उसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस बैठा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड कुछ बिजनेस कर रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स मॉल्स एंड हॉस्पिटल्स बनाने का काम इनको मिल रहा है, डिफेंस रिलेटेड बिल्डिंग्स मिल रहा है, डेटा सेंटर ये लोग बना रहे हैं। तो बहुत कम कंपनी ऐसी है जो डेटा सेंटर्स बनाने में इन्वॉल्व है। अब डेटा सेंटर का बनाने का फायदा क्या है कि रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया था कि इंडिया का जितना भी डेटा है वो लोग यूएस में नहीं स्टोर करके इंडिया में ही स्टोर करेंगे। पहले क्या होता था कि डेटा सारा हमारा यूएस में स्टोर होता था, तो उसका बहुत मिस यूटिलाइज किया जाता था। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग अपना डेटा बाहर नहीं भेजेंगे, हम लोग अपना डेटा अपने पास ही स्टोर करेंगे। तो उस पॉलिसी के तहत क्या, अब इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाने का रिक्वायरमेंट आएगा, क्योंकि अगर डेटा इंडिया में स्टोर करना है तो आपको उतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी चाहिए। तो अगर ये कंपनी डेटा सेंटर्स बनाने में काम कर रही है तो आगे चल के यहां से अच्छा बेनिफिट कंपनी को दिख सकता है। फिर इनका ओवर द पीरियड अगर बात करें थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाके कि कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो 2018 में सक्सेस विद इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ये लोग स्टार्ट किए थे। तो उस समय इनका 268 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो आज FY22 में 1900 करोड़ का हो गया, और अब Q1 में अकेले में 600 करोड़ का रेवेन्यू सिविल बिजनेस से आया है। कैपेबिलिटी बिल्ड का बात करें तो FY18 में इनके पास सिर्फ 110 लोगों का टीम था, जो अब बढ़ के 1100 लोगों का टीम हो गया। दे हैव एंटर्ड हाई राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड टाउनशिप। कब किया इन्होंने, 2019 में। 2020 में इन्होंने क्या किया, दे फोर्ड इनटू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैक्ड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू डिफेंस एंड डेटा सेक्टर सेगमेंट्स। तो नए ऑर्डर इनको मिला डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, ये बिल्डिंग्स बनाने में और डेटा सेंटर बनाने में। फिर 2021 में ये लोग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में घुसे, तो ब्रेक थ्रू इन्होंने किया, पहली बार वाटर पाइपलाइंस बनाए, मतलब बिछाए। प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्टर इनको माना गया इन ऑटोज एंड सीमेंट्स। और लंप सम दे फॉरेड इनटू पब्लिक स्पेस, एयरपोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो अभी ये लोग एयरपोर्ट बनाने का भी काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस बना रहे हैं। दे हैव वाइडेंड देयर प्रेजेंस इन इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल्स एंड डेटा सेंटर में अपने फुटप्रिंट्स को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर खाली मेट्रो का मैं बात करूं तो कोची मेट्रो प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर द कोची वायाडक्ट बिफोर शेड्यूल। तो कोची मेट्रो प्रोजेक्ट जो इनको दिया गया था बिफोर शेड्यूल इन्होंने कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया, और उसका इनॉग्रेशन भी हो गया श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। They are capable of executing large, complex, and technological infra projects. They are currently executing 9 large civil projects. तो अभी ये लोग सिविल प्रोजेक्ट्स में 9 बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 7 मेट्रो का प्रोजेक्ट्स है और 2 डिपो प्रोजेक्ट्स है।
मेट्रो के बारे में अगर मैं बताऊं तो अभी इंडिया में सिर्फ 13 सिटीज शायद ऐसा है जिसमें मेट्रोज है, और आगे चल के और 26 सिटीज ऐसे होंगे जहां मेट्रो लगाने का प्लान है। तो अगर ये कंपनी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में अच्छा काम कर रही है और बिफोर टाइम डिलीवरी करके दे रही है, तो वहां एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर आप मेट्रो के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं ना कि उसका कितना और पॉसिबिलिटी है, कितने शहर में आएगा, कितना ऑर्डर बुक का पॉसिबिलिटी है, तो हम लोगों ने टीटागढ़ वैगन पे एक वीडियो बना रखा है। उसमें वो टीटागढ़ वैगन भी मेट्रो में काफी अच्छा काम कर रही है। तो वहां पर आप देखो, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से मेट्रो के प्रोजेक्ट्स में और भी ज्यादा ग्रोथ आने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, मैं चाहे तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप टीटागढ़ वैगन देखिएगा जरूर, तो उससे आपको मेट्रो का पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज इनके पास है, असेट इनके पास है, टेक्नोलॉजी इनके पास है, तो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है कि ये लोग बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। वाटर पाइपलाइन भी एक प्रॉमिसिंग सेक्टर होगा आगे चल के। क्यों? बिकॉज आगे चल के क्या होगा, L1 बीडर ऑलरेडी 2500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये लोग L1 बीडर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो L1 बीडर ये लोग 2500 करोड़ में के ऑर्डर में हो सकते हैं, हो चुके हैं। बिल्डिंग अक्रॉस कंट्री वाटर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस, यानी गवर्नमेंट ने जो जल जीवन मिशन बना रखा है, जहां उनका टारगेट है कि हम लोग हर घर तक जल पहुंचाएंगे, तो वहां पर ये लोग वाटर घर पहुंच, अगर हर घर जल पहुंचाना है तो पाइपलाइन चाहिए ना, पाइपलाइन के थ्रू ही तो घर तक जल पहुंचेगा। तो वो पाइपलाइन बिछाने का और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस बिछाने का काम कौन करता है? केईसी इंटरनेशनल करती है। इन्होंने ऑलरेडी 6 लाख घरों तक ये पाइपलाइन बिछा रखा है, और आगे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर्स का इनको उम्मीद है। तो 2500 करोड़ का ऑर्डर में ये लोग ऑलरेडी L1 बीडर साबित हो चुके हैं। फिर पब्लिक स्पेसेस और डिफेंस में इन लोगों ने क्या किया अभी तक? टूटिकोरिन एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है, श्रीनगर का हाईकोर्ट इन्होंने बनाया है, सिविल वर्क्स फॉर डिफेंस क्लाइंट भी इन्होंने बनाया है। डेटा सेंटर्स ऑलरेडी ये लोग बना के दे चुके हैं, एग्जीक्यूटिंग डेटा सेंटर प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्लाइंट्स। दे हैव इंटीग्रेटेड वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर क्लाइंट्स इंक्लूडिंग सिविल इंफ्रा, एमईपी सबस्टेशंस, केबल्स एंड सोलर। दे आर बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटेजिक टाई अप विद लार्ज मल्टीनेशनल क्लाइंट्स, और बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक टाई अप भी ये लोग कर रहे हैं, ताकि और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको आगे चल के मिल सके। रेलवे, जिसमें सबसे बड़ा ग्रोथ आगे चल के दिखता है, उसको समझना है कि रोबस्ट एग्जीक्यूशन इन्होंने किया है। रेवेन्यू कैगर जो ग्रो हुआ है 60% के कैगर से पिछले 6 साल में ग्रो हुआ है। 210 करोड़ का रेवेन्यू जो 2016 में हुआ करता था वो बढ़ के 3860 करोड़ हो गया। दे हैव अचीव्ड रेवेन्यू ऑफ 700 करोड़ इन क्वार्टर 1, और क्वार्टर 1 में 700 करोड़ का रेवेन्यू खाली रेलवे से आया है, और 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। दे आर डिलीवरिंग डबल डिजिट मार्जिन, और मार्जिन भी क्या है? डबल डिजिट, यानी मिनिमम 10% का मार्जिन तो होगा ही, और ज्यादा से ज्यादा 99% भी हो सकता है, पर उतना नहीं होगा। तो डबल डिजिट का बोलने का मतलब है, इन शॉर्ट दे बोलना चाहते हैं कि 10 से 11% का मार्जिन उसमें है। डाइवर्सिफाइड एंड हेल्दी ऑर्डर बुक प्लस L1 ओवर 7,000 करोड़ टू ड्राइव ग्रोथ, और रेलवे के काम में भी इनके पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, और L1 में 7,000 करोड़ का जो ऑर्डर आने का है फ्यूचर में, उसमें ये लोग L1 बीडर ऑलरेडी साबित हुए। विटनेसिंग अ ग्रेजुअल पिकअप इन टेंडरिंग एक्टिविटीज एंड आर कॉन्फिडेंट ऑफ सिक्योरिंग लार्जर शेयर ऑफ ऑर्डर्स इन कमिंग मंथ्स। तो बोल रहे हैं हम लोग ग्रेजुअल पिकअप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टेंडर्स फ्लोट कर रही है, और हम लोग का जैसा एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर हम लोग को रेलवेज में मिलने वाला है। इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन में दे आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन। दे हैव इलेक्ट्रिफाइड 23% ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो FY22 में 23% इंडियन रेलवे का नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन में इनका रोल रहा है। तो विल्लीपुरम थंजूपुर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट तमिलनाडु में जो है वो इन्होंने ही किया है, और इसका इनॉग्रेशन भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। रेलवेज में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने अपने बिजनेस में लाया, दैट इज समथिंग वी शुड केयरफुली वॉच। कि 2017 में रेलवे से इनका रेवेन्यू था 446 करोड़। उस समय ये लोग क्या करते थे? या ये लोग खाली ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का या इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करते थे, छोटा मोटा। 2019 में इनका रेलवे से रेवेन्यू बढ़ के ऑलमोस्ट 1900 करोड़ हो गया। क्यों? क्योंकि दे डिड बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेटेनरी कंडक्टर्स। जो मैंने बताया था ना कि एक वायर का मैं नाम भूल गया था, जो ऊपर में होता है, दैट इज कॉल्ड सेटेनरी वायर्स। तो उसके कंडक्टर्स बनाने का काम ये लोग करते हैं।
दे आर मार्केट लीडर इन ओएचई वर्क्स। अभी हम लोग इसको एक वीडियो से समझेंगे कि किस तरह से ये काम होता है। डिपेंड कैपेबिलिटीज, 2020 में इनका रेवेन्यू 2500 करोड़ हो गया रेलवे से। क्यों हुआ? बिकॉज दे डिपेंड देयर कैपेबिलिटीज इन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रेलवेज के लिए जो ऊपर में ब्रिजेस बनते हैं, प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, स्टेशंस बनते हैं, और या रेलवे का जो वर्कशॉप बनता है वो भी ये लोग बना के देने लगे। दे डाइवर्सिफाइड देयर पोर्टफोलियो टू इंक्लूड डबलिंग, ट्रिपलिंग एंड न्यू रेलवे लाइंस। तो ये लोग डबलिंग करने लगे, नया रेलवे लाइंस बिछाने लगे, तो ये सारा काम किया तो रेवेन्यू भी बढ़ा। 2021 में रेवेन्यू बढ़ के ऑलमोस्ट 3400 करोड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड एरियाज में अब काम करने लगे। अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं? मेट्रोज का ऑर्डर ले रहे हैं, उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, पावर सप्लाई कर रहे हैं, थर्ड रेल कर रहे हैं। दे हैव डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स टू प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, प्राइवेट सेक्टर के भी इन्होंने अपने क्लाइंट्स डेवलप कर लिए। और 2022 में ये रेवेन्यू बढ़ के ऑलमोस्ट 3860 करोड़ हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग और बहुत इंटरेस्टिंग काम करने लगे। ये लोग कन्वेंशनल रेलवे में स्पीड अपग्रेडेशन का काम करने लगे, यानी जो रेल, जो पुराना ही ट्रेन है उसका स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम करने लगे। इस मिशन को इन्होंने नाम दिया रफ्तार। फिर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ऐसा एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगे जिससे कि ट्रेन आपस में कोलाइड ना हो, इसको इन्होंने नाम दिया मिशन कवच। फिर टनल वेंटिलेशन का काम कर रहे हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी का और रेलवे साइडिंग का। पोर्ट कनेक्टिविटी मतलब जो रेलवे ट्रैक है उसको ऐसा कर देंगे कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जहां जिसको हम लोग मालगाड़ी बोलते हैं, मालगाड़ी जो चलती है, तो मालगाड़ी बेसिकली क्या, सामान लेके चलती है और उसको अगर एक्सपोर्ट होना होता है तो पोर्ट तक जाना होता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रैक को थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा कर दे रहे हैं कि ट्रैक पूरा पोर्ट तक चला जाए, तो डायरेक्टली मालगाड़ी पोर्ट तक पहुंच जाए और पोर्ट से फिर एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाए। दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। तो वहां पर ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इनका मार्जिन आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक हाई मार्जिन, और यहाँ से आने वाले समय में इनको ऑर्डर्स भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम कंपनी है जो इस काम में इंगेज है। मैंने 2-3 कंपनी को डीपली स्टडी किया है, वो लोग इसमें इंगेज नहीं है, तो दिस इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर। दे हैव सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टेक्नोलॉजी प्लेयर्स। तो ये लोग बोल रहे हैं हम लोग अब एक टेक्नोलॉजी प्लेयर बन गए, अब हम लोग कन्वेंशनल सिर्फ ईपीसी प्लेयर नहीं रह गए, अब हम लोग एक टेक्नोलॉजी प्लेयर बन गए। तो क्यों इस कंपनी को 33 का पी मिल रहा है, इतना हाई वैल्यूएशन मिल रहा है, बाजार इतना हाई वैल्यूएशन दे रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तक हम लोग इसको एक खाली पावर कंपनी की तरह देख रहे थे, तो हम लोग को लग रहा था वैल्यूएशन बहुत हाई। एक टेक्नोलॉजी कंपनी के नजरिए से देखिए, आपको समझ में आएगा कि 33 का पी बहुत ज्यादा हाई या ओवर वैल्यूड भी नहीं है, क्योंकि अब ये लोग सिर्फ ईपीसी प्लेयर नहीं रहे, अब ये लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी प्लेयर बनने लगे हैं। ये लोग रेलवे का टेक्नोलॉजी पे काम करने लगे और रेलवे से आगे चल के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आना है, क्योंकि वंदे भारत का जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत बड़ा ऑर्डर्स आगे चल के आएगा, और पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो सारा अपॉर्चुनिटी ये लोग ग्रैब कर सकते हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके। तो वहां पर इस वजह से बाजार इनको इतना हाई पी दे रहा है। एक्सपेंडेड पोर्टफोलियो इन कन्वेंशनल रेलवेज, देयर कंसर्टेड एफर्ट इन इंटरनेशनल एंड ब्रेक थ्रू इन FY 20। बोल रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी अब इन लोग काम कर रहे हैं, खाली इंडियन रेलवेज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल में भी ये लोग ऑर्डर ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ कंपनी में कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट का रिजल्ट आपको आने वाले 1 साल बाद नजर आएगा। क्या हो रहा है, अभी ये नंबर्स खराब दिख रहा है, पर जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंप्रूवमेंट हो रहा है कंपनी में, ये आपको नंबर्स अभी एक आधा क्वार्टर में नहीं दिखेगा। आज से 1 साल 1.5 साल बाद जब आप नंबर देखेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि आज क्यों बाजार इसको इतना प्रीमियम दे रहा है। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इनका पुराना बिजनेस है, उसमें ऑलरेडी इनका 70 कंट्री में बिजनेस चलता है। दे हैव सक्सेसफुली इंटर्ड एंड री इंटर्ड ओवर 20 कंट्री इन लास्ट 5 years, इंक्लूडिंग 2 न्यू कंट्री, 2 नए कंट्री में भी इन्होंने एंट्री किया है। स्ट्रेंथन द प्रेजेंस इन इंडिया, इंडिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाया है। इनको लार्ज ऑर्डर मिला है, किससे? पीजीसीआईएल, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उससे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। प्राइवेट प्लेयर से ऑर्डर मिला है, स्टेट यूटिलिटी से मिला है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट में भी इनको ऑर्डर मिला है। दे हैव सिक्योर्ड अ प्रेस्टिजियस ऑर्डर टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट 765 किलोवोल्ट डिजिटल जीआईएस सब स्टेशन। तो ये 765 किलोवोल्ट का जीआईएस स्टेशन बनाने का इनको ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड से। सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन इनको मिला है इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बांग्लादेश, इनसे ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज का, कि ये जो कॉन्टैक्ट और सैनिटरी कंडक्टर्स है,
वे क्या होते हैं। तो इसको हम लोग एक वीडियो के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दो वायर्स है। आप देखो ध्यान से तो यहाँ दो वायर्स नजर आएंगे। ये सैनिटरी सिस्टम है नीचे वाला, और ऊपर वाला को बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर। और ये कॉन्टेक्ट वायर के थ्रू जो होता है ना, रेलवे ट्रेन जो होता है कॉन्टेक्ट वायर के थ्रू यहाँ पर जाता है। तो सैनिटरी सिस्टम को पूरा यहाँ पर समझाया गया कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो ये जो सैनिटरी सिस्टम में जो कंडक्टर्स होते हैं उसको बनाने का काम जो है ये केईसी इंटरनेशनल करती है। ये देखिए किस तरह से ये जो कांटेक्ट जो हो रहा है ये कांटेक्ट वायर में कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको ये जो नीचे वाला है इसको थर्ड रेल बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया ना डबल रेल, थर्ड रेल, तो ये थर्ड रेल वाला जो ये पटरी इस तरह से बिछाने का काम है, जहां पटरी से भी इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, वो थर्ड रेल है। ठीक है, और ये ओवरहेड लाइंस जो है ये इस तरह का कॉन्टेक्ट वायर और सेकेंडरी वायर ये इस तरह से काम करता है। यहाँ आप देखिए किस तरह से ये सारा फिटिंग किया जाता है। नीचे में कॉन्टेक्ट वायर होता है, ऊपर में सैनिटरी वायर्स, यहाँ पर ये ब्रैकेट ट्यूब है, ये स्टे ट्यूब्स है, ये सैनिटरी वायर हम लोग को दिख रहा है। तो ये अलग अलग यहाँ पर रजिस्टर आर्म है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली रेलवे का सारा प्रोजेक्ट्स काम करता है। इस तरह से ये लोग बिछाए, ये ड्रॉपर जो है ये सैनिटरी वायर, सेटेनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका और भी क्या काम है। तो केबल्स में ये लोग, केबल्स का मोमेंटम हो रहा है, पर हम लोग को पता है कि केबल्स में क्या है, ब्राजील वाली कंपनी में दिक्कत आ रहा है, बट यहाँ पर इन्होंने एक केबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर्नाटका में लगा रखा है। और अंडरग्राउंड केबलिंग का काम ये लोग सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं। सो दे हैव अचीव द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन FY 22। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रेलवेज और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में केबल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो रेलवेज का जितना प्रोजेक्ट मिलेगा वहां पर केबल्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। फिर स्ट्रेंथनिंग, इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन मजबूत हो रहा है क्योंकि ये लोग केबल खुद ही घर में बनाते हैं। तो रेलवे का जब इलेक्ट्रिफिकेशन का इनको ऑर्डर्स मिलेगा और ये सब मिलेगा, तो वहां इनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा भी मिलेगा, विच इज गुड। फिर सस्टेन्ड फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 15 नया प्रोडक्ट ये लोग 2 साल में डेवलप कर चुके हैं। और केबलिंग सॉल्यूशन सेगमेंट में भी ये लोग अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं आगे चल के। नेक्स्ट, आगे चल के इनको क्या टेलविंड्स और हेडविंड्स नजर आता है। हेडविंड्स का मतलब होता है क्या कारण है कि सिचुएशन थोड़ा सा खराब हो सकता है, और टेलविंड्स यानी क्या कारण है जिससे सिचुएशन बेटर हो सकता है। तो पहले क्या खराब हो सकता है उसको समझते हैं। क्योंकि इनका वर्किंग कैपिटल, जो कि इतना सारा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और वो ऑलरेडी हम नंबर्स में देख रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ा है। उस वजह से इनको ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का एक्स्ट्रा डेट लेना पड़ा है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, एसएई ब्राजील में क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ रहा है। तो ब्राजील का वो जो ईपीसी प्रोजेक्ट है उसी के लिए इन लोगों ने मेजर लोन लोन ले रखा है। और वहां पर जब ब्राजील में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इनको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, वो इनके लिए दिक्कत है ना, क्योंकि पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन है। तो बैंक वाले लोग अपना रेट बढ़ा रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं, अगर हम लोग न्यूज देखते हैं, थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, तो बैंक रेट बढ़ रहा है। तो ब्राजील में ये लोग जो लोन ले रखे हैं जिस प्रोजेक्ट के लिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, वो इनके लिए थोड़ा दिक्कत है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, इनके लिए थोड़ा दिक्कत है। और जियो पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है उसके वजह से भी बिजनेस में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है या आगे आ भी सकता है। टेलविंड्स या पॉजिटिव क्या हो रहा है कि कमोडिटी प्राइस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। स्टील का प्राइस गिर चुका है, एल्यूमिनियम गिर चुका है, कॉपर का प्राइस गिर चुका है। तो इनके रॉ मटेरियल का प्राइस गिर रहा है, जो कि इनके लिए अच्छा है। केपेक्स में ग्रोथ आ रहा है, यानी गवर्नमेंट का फोकस है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। और प्राइवेट में भी बहुत सारा केपेक्स आ रहा है जो इनके बिजनेस के लिए अच्छा है। जीसीसी केपेक्स इनका है, हाई ऑयल प्राइस की वजह से जो ऑयल एंड गैस का जो पाइपलाइन है उसमें काफी अच्छा केपेक्स आ रहा है मिडिल ईस्ट में और भी अदर कंट्रीज में। तो वो इनके लिए अच्छा है, इनको ऑर्डर्स मिलेंगे। अपटिक इन टेंडरिंग एक्टिविटीज टू डोमेस्टिक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रेलवेज। तो टी&डी एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। कोई भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बिना पावर के नहीं बन सकती। अगर आपके पास पावर का
सप्लाई नहीं होगा, अगर कंट्री में पावर अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो आप कभी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते। तो पावर का अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी जरूरत पड़ेगा। तो वहां पर इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है आगे चल के। जितना ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा उतना पावर का डिमांड बढ़ेगा, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम बढ़ेगा। दूसरा, रेलवेज में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस कर रखा है। फिर गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारा वंदे भारत जैसा मिशन लॉन्च कर रखा है। तो वहां पर रेलवे से काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। और ये जो एसएई टावर्स में जो अभी दिक्कत चल रहा है उसमें भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि धीरे धीरे वहां पर ग्रेजुअल रिवाइवल हम लोग को नजर आएगा। फिर अभी इन्होंने क्या किया, दे हैव कमेंस्ड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट विच हैज बीन सिक्योर्ड बेस्ड ऑन करंट हायर कमोडिटी एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो बोल रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये लोग एग्जीक्यूट करना चालू कर दिए हैं, जो कि जहां पर ऑलरेडी इन लोग जो टेंडर भरे हैं वहां पर हायर कमोडिटी प्राइस के हिसाब से इन लोगों ने अपना कोटेशन दिया है। तो जितना पहले, मतलब इसको बिजनेस को आप समझिए कि सपोज मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है अभी जिसपे मेरा काम चल रहा है, उसमें मेरे को जो मटेरियल चाहिए मुझे आज खरीदना होगा। तो रेट तो पहले से ही फिक्स हो चुका है, मटेरियल आज खरीदूंगा अगर ऊंचा दाम में तो मेरे को नुकसान है, मार्जिन मेरा कटेगा। पर नया जो ऑर्डर मैं लूंगा, नया जो प्रोजेक्ट लूंगा, उसमें मैं जो कोटेशन दूंगा उसमें मैं हायर प्राइस का कोटेशन दूंगा। तो वही मैनेजमेंट का बोलना है कि जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था उसमें थोड़ा सा मार्जिन में दिक्कत आ रहा था। क्यों दिक्कत आ रहा था? क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोग का कमोडिटी का प्राइस अचानक से बढ़ गया, और जो कोटेशंस हम लोगों ने दिए थे उस कोटेशन में प्राइस कम दिखाया हुआ था। अब क्या हुआ, अब जो नया हम लोगों ने टेंडर्स लिए हैं, ऑर्डर्स लिए हैं, उसमें हम लोगों ने हायर रेट पे कोटेशन भरा है। तो हायर रेट पे कोटेशन जो प्रोजेक्ट का भरा है वो सारे प्रोजेक्ट अब हम लोग करना उस पे काम स्टार्ट कर दिए। तो अब इनको बेनिफिट आप देखो क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट है उसमें रेट हाई कोट किया हुआ है और कमोडिटी प्राइसेस अब नीचे आ रहे हैं, तो वहां मार्जिन अब इनका स्प्रेड होगा। क्योंकि कोट हाई किया हुआ है और प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो स्प्रेड इनका बढ़ेगा। तो ये सब जो बिजनेस होता है इसमें ऐसा ही होता है कि कभी स्प्रेड बढ़ेगा कभी स्प्रेड घटेगा। Robust order book and L1 position of more than 30,000 crore, revenue visibility already 7 to 8 क्वार्टर्स का रेवेन्यू विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। और इवोल्यूशन और टेंडर जो पाइपलाइन में और भी जो टेंडर्स आ सकते हैं फ्यूचर में, 1,10,000 करोड़ का और भी टेंडर गवर्नमेंट ले सकती है। तो एक्साइटिंग टाइम आगे चल के है, मैनेजमेंट का बोलना है। क्यों? क्योंकि सिविल और अर्बन इंफ्रा में लार्जेस्ट ग्रोथ ड्राइवर आ रहा है, लार्ज इन्वेस्टमेंट आ रहा है अर्बन इंफ्रा और वाटर पाइपलाइंस में। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के थ्रू भी, के वजह से भी काफी केपेक्स आएगा, काफी इंफ्रा, अर्बन इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स इनको मिलेंगे। प्राइवेट केपेक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ऑर्डर इनको भी मिलेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मिलेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिलेगा। सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी इनको ओवरसीज मार्केट में भी दिख रहा है। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझा ही दिया कि किस तरह से मिडिल ईस्ट, अमेरिका, सार्क और ईस्ट एशिया पैसिफिक कंट्रीज में ट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक टी एंड डी मार्केट, क्योंकि जितना इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेगा पावर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो इंडिया का मार्केट भी रिवाइव हो रहा है। रेलवे का ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर चुका है। ऑयल एंड गैस का पाइपलाइन भी धीरे धीरे केपेक्स बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का एम्बिशियस टारगेट है टू इंक्रीज गैस इन द एनर्जी मिक्स। तो जितना गवर्नमेंट गैस को एनर्जी मिक्स में बढ़ाना चाहेगी उतना गैस के पाइपलाइंस का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और पाइपलाइंस का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो इनको आगे चल के ऑर्डर मिलेगा। तो आज अगर लास्ट में देखें तो इनका ऑर्डर बुक जो 2016 में सिर्फ 9,000 करोड़ का था, आज इनका ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ के आसपास है। और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 16 में 8,200 करोड़ का ऑर्डर था, जो अभी 14,000 करोड़ का ऑर्डर है। रेलवे में सिर्फ 550 करोड़ का ऑर्डर था, जो आज के डेट में 7,000 करोड़ का ऑर्डर है। सिविल एंड अर्बन इंफ्रा में पहले तो काम ही नहीं होता था, अभी 9,000 करोड़ का ऑर्डर है। गैस एंड ऑयल पाइपलाइन या ऑयल एंड गैस पाइपलाइन अभी 1,000 करोड़ का ऑर्डर है, पहले नहीं था। अदर्स में 700 करोड़ से बढ़ के 800 करोड़ हुआ। तो ऑल टुगेदर 30,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास है। एंड दे आर टारगेटिंग ए ऑर्डर बुक ऑफ मोर देन 40,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 इयर्स। किसके बेसिस पे, किस पे भरोसा करके? सिविल एंड अर्बन इंफ्रा पे भरोसा करके, रेलवेज पे और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भरोसा किया है कि यहां पर ग्रोथ आएगा नेक्स्ट 3 साल में, तो हम लोग का ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ का हो जाएगा। और टेंडर्स जो आने वाला है फ्यूचर में, 1,10,000 करोड़ का टेंडर आने वाला है। तो लुकिंग अहेड थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो सकता है, बैलेंस शीट इनका स्ट्रेंथ होगा। बोल रहे हैं कि जो कैश फ्लो जनरेशन आगे चल के होगा
जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे कैश फ्लो जनरेशन अच्छा होगा। ट्रांसफॉर्म केईसी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल, तो कंपनी को ये लोग ट्रेडिशनल से अब डिजिटल इनेबल्ड कंपनी ले जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड काम ये लोग कर रहे हैं। एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, और वैल्यू क्रिएशन फॉर स्टेक होल्डर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपनी। ये कंपनी में अब ओवरऑल अगर पूरा एनालिसिस करें, तो अगर पास्ट को देखें, पिछले 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस तो काफी खराब है। वैल्यूएशन देखें तो थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखेगी कंपनी। बट हमें समझना पड़ेगा बिजनेस मॉडल कि पहले ये लोग सिर्फ पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में थे। अब ये लोग धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कंपनी बनते जा रही है। तो जैसे जैसे इनका पेडिग्री चेंज हो रहा है, मार्केट इनको वैल्यूएशन भी हाई देगा। इनके पास ऑलरेडी 30,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और आने वाले समय में क्या होगा, ये ऑर्डर बुक जैसे जैसे मटेरियलाइज होगा, कैश फ्लो जनरेशन होगा। कैश फ्लो जनरेशन होगा तो ये लोग अपने डेट्स को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। जैसा मैनेजमेंट में बोला भी है कि सेकेंड हाफ में आपको डेट नॉर्मलाइज होता हुआ दिखेगा। तो ये सारा चीज जो है वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा बता रहा है कंपनी के लिए। दो अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन अभी तक रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। मैं खुद मानता हूं कि अभी जो पास्ट रिकॉर्ड्स है, नंबर्स है, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई दिखता है। तो अगर हम चाहें तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए और वेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम देखें तो ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। 550 रुपया हाई से कंपनी ऑलरेडी 435 रुपया पे आ चुकी है। तो बहुत ज्यादा करेक्शन होता हुआ नहीं दिखता है, बिकॉज बिजनेस मॉडल हम लोग को काफी स्ट्रांग दिख रहा है। आने वाला फ्यूचर कंपनी का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो अगर आपको भी लगता है कि बिजनेस स्ट्रांग है और आगे चल के बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मेरे तरफ से किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और मेरे तरफ से बस यही है कि आप बिजनेस को समझिए। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना होता है। मेरा इंटेंशन यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स लोग जो किसी बेसलेस टिप के भरोसे पे या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के भरोसे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज लीजिए, पूरा समझिए, और फिर अपना मन बनाइए कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस तरह की रिसर्च करने में। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट ले सके। अगर आप खुद फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल में, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाले समय में हम और भी अच्छी अच्छी कंपनीज का इसी तरह से पूरा डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। तो वहां वीडियो आपके मिस नहीं हो जाए, कोई अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी आपका मिस नहीं हो जाए। इसलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। वहां पर ऑल का ऑप्शन आता है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छा लगता है, कोई और चीज ऐड करना है, कुछ है जो आप चाहते हैं कि ये पॉइंट्स भी कवर किया जाए रिसर्च में, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइए। क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते हैं तो हम मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। और उम्मीद करता हूँ या कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि सारा रिप्लाई दे सकूं, और आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल कर सकूं। तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। आपको जो अच्छा लगा वो भी लिखिएगा, अगर आपको कुछ खराब लगा तो वो भी लिखिएगा। क्योंकि आप जब कुछ कमी लगा आप बताएंगे, तभी तो हम लोग उस पर और इम्प्रूव करेंगे और डिटेल मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ।